कोरोना वायरस और जेलों में बढ़ते कैदियों की संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। जिन लोगों को 7 साल से कम की सजा मिली है, फिलहाल उनको जेल में लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हाई पावर्ड कमेटी गठित करने के लिए केंद्र सरकार से बोला था, जिसके आधार पर उस टाइम भी कुछ लोगों को पैरोल पर छोड़ा गया था। और इस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, जिन लोगों को पहले पैरोल पर छोड़ा गया था उनको दोबारा 90 दिन की छुट्टी दे दी जाए। और जो लोग किसी कारण या कोरोना वायरस के कारण जेल से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उनको मेडिकल सुविधा पूरी दी जाए। हालांकि पहले जिन लोगों को छोड़ा गया था, उन लोगों में से काफ़ी लोग टाइम पर वापस नहीं आ पाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फिलहाल कैदियों को भी एक बड़ी राहत है। और उनको जिन लोगों को 7 साल से कम की सजा मिली है, फिलहाल कहीं ना कहीं बाहर ही निपटारा करने की जरूरत है। पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल से कम की सजा वाले मामलों में आरोपियों को अस्थायी तौर पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र को हाई पावर्ड कमेटी गठित करने का आदेश दिया था, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर कैदियों को कुछ दिन की छुट्टी देनी थी। केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई समितियों को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कहा है कि वे ऐसे कैदियों की पहचान करें जिन्हें अभी अस्थायी तौर पर छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पिछली बार जिन कैदियों को पैरोल पर छुट्टी दी गई थी, उन कैदियों को दोबारा से 90 दिन की छुट्टियां दे दी जाए। कोर्ट ने पाया है कि अधिक कैदी होने की वजह से कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जैसी समस्याएं आएंगी, तो कोरोना के गाइडलाइंस का उल्लंघन हो सकता है। तो इन चीज़ों के बचाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि जेलों में भी कैदियों की संख्या को कम रखा जाए और जो लोग किन्हीं कारणों से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उनको पूरे तरीके से मेडिकल सुविधा दी जाए। मैं कैमरामैन बलविंदर सिंह के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANV न्यूज़, सरहिंद। देश कोरोना महामारी की लहर से जूझ रहा है और ऐसे में अब दूसरी लहर तो है ही, उसी के साथ तीसरी लहर भी आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं को लेकर भी विवाद लगातार शुरू हो गया है। और ऐसे में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर फिर से हमला बोला है। तो यहाँ पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी ने फिर हमला बोलते हुए कहा कि देश को पीएम आवास नहीं, सांस चाहिए। तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना लगातार विवादों में फंसती दिख रही है। और दिल्ली में इस प्रोजेक्ट पर काम तो जारी है, लेकिन कोरोना काल में इसे रोकने की मांग जोर पकड़ रही है। और बीते शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है और याचिकाकर्ता की तरफ से जोर देकर कहा गया कि समय की गंभीरता को समझते हुए इस परियोजना को अभी के लिए रोक देना चाहिए। कैमरामैन बलविंदर के साथ साधना बत्रा, ANV न्यूज़। देश में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में कई बार बता दें कि कोरोना जो है अपना प्रकोप दिखा चुका है। ये दूसरी लहर है और तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं अगर अस्पतालों की बात कर लें तो कोरोना के चलते अब मरीज इतने बढ़ गए हैं कि अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहे हैं। लोगों को बाहर ही अस्पताल के रहना पड़ रहा है, इलाज करवाना पड़ रहा है और बहुत मुश्किल से उनका इलाज हो पा रहा है। बता दें कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। कोरोना कर्फ्यू को 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले 10 मई को कर्फ्यू हो रहा था, लेकिन अब राज्य में 17 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। राज्य में पहले की तरह सख्तियां भी रहेंगी। यूपी में अब तक किश्तों में लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। अच्छी बात यह है कि इन सख्तियों का असर अब देखने को मिल रहा है। हालांकि यूपी में संक्रमण भले ही कम हो रहा हो, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद गांव में भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। पहले जो आदेश आया था उसके हिसाब से 10 मई की सुबह लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन जारी रहेगा। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार अहम फैसला लेते जा रही है। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। मुंबई की कांदिवली पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो गया तो था शराब चुराने, लेकिन चुरा लिया कंबल। इस पूरी वारदात में जब जानकारी मिली तो मुंबई कांदिवली पुलिस के API सूर्या पवार ने इस पूरे मामले की तहकीकात करते हुए तमाम बड़े अहम खुलासे किए हैं। ऐसे में इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ
कांदिवली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बाबा साहब सलूनके हैं। जानकारी देंगे कि आखिर किस तरह की चोरी करता था और चोरी के बाद सामान को कहाँ छुपाता था। सर, जो चोर पकड़ा गया है कैसे चोरी करता था, किस वजह से चोरी किया और कहाँ चोरी किया? अभी पकड़ने के बाद पहला तो चोरी हो गया, हमारे पास केस दर्ज हो गया। दर्ज होने के बाद हमने एरिया के सीसीटीवी माध्यम से तहकीकात करना चालू कर दिया। तो कुछ ब्लैक एंड टीवी में हमको ये पता चला कि कंबल गटोड़ा बांध के बना के लेके जा रहे थे। उस माध्यम से हमने उसका तहकीकात हमारी टीम ने पूरा किया, सूर्या पवार और डिटेक्शन टीम ने। तो उसमें ये पता चला कि चोरी करने वाले के नाम पता करने के बाद हमने वही एरिया से, नज़दीकी एरिया से उनको ताबे में ले लिया। और पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि उनको कभी खबर मिली थी कि उधर दारू की स्टोर है और इसीलिए वो चोरी करने गया था। लेकिन दारू तो नहीं मिला, लेकिन कंबल स्टोर था, तो उन्होंने कंबल चोरी करके खाड़ी में लेके जाके रखे थे, वो हमने बरामद कर दिया। सर, कंबल कहाँ चुरा के रखते थे और चुराने के बाद उसका क्या करते थे, किस तरह से उसको बिक्री करते थे? तो अभी कंबल तो चुरा लिया था, उन्होंने लेके जाके घर पे नहीं रख सकते थे, इसलिए खाड़ी में रखा था। जैसा भी उनको कोई मिलता ग्राहक तो उनको बेचने का इरादा था, लेकिन उसके पहले हमने उनको धर दबोच लिया। आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया है उसके पास से कितने कंबल और कितने कैश बरामद किए? उनके पास 120 कंबल बरामद कर दिया है, कम से कम 60,000 का प्रॉपर्टी। तो जाहिर तौर पर आप देख पा रहे हैं कि चोर ने कंबल तो चुरा लिया, लेकिन उसको रखेगा कहाँ, इसके लिए एक खाड़ी में जगह देखकर उसको रख दिया था और मौका देखकर धीरे धीरे उसको बेचने का काम कर रहा था। लिहाजा मुंबई की कांदिवली पुलिस ने उसको समय रहते धर दबोच कर 120 कंबल जो हस्तगत कर लिया। फिलहाल अभी जांच की जा रही है कि और कितने इस तरह के गुनाह को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्य प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। दिल्ली के अंदर अब तीसरा लॉकडाउन लगाया गया है और दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी कि दिल्ली के अंदर कोरोना की जो रफ्तार है उसको रोका जा सके, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी ऑक्सीजन को लेकर, बेडों को लेकर, और लगातार कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती थी। मगर दिल्ली सरकार ने अब फिर दोबारा से यानी कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और ये लॉकडाउन लगभग 27 मई तक चलेगा और लगातार कोशिश की जाएगी इस लॉकडाउन में सख्ती बरती जाए। यानी कि शादी समारोह की बात करें तो उसके अंदर पहले 50 लोगों की अनुमति थी, अब 20 लोगों की अनुमति कर दी गई है। शमशान घाटों के अंदर भी कहीं ना कहीं पहले 20 लोगों की अनुमति थी, लगातार उसको भी जारी रखा गया है कि लगातार लोग बाग घरों से बाहर ना निकलने। मगर बात करें जिस तरीके से मेट्रो सेवा की, यानी कि दिल्ली की लाइफ लाइन मेट्रो सेवा, वो भी बंद रहेगी 1 हफ्ते के लिए और लगातार कोशिश की जाएगी लोग बाग इस लॉकडाउन के अंदर पालन करें और अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है उसको ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली सरकार के पास इससे उपाय कोई ऐसा नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया है उससे साफ जाएगा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार खुद कह रही है कि लगातार कोरोना की रफ्तार को रोका जाए और उसके अंदर जनता का सहयोग भी चाहिए। मगर जनता सहयोग कितना देगी, क्योंकि ये देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार अब सख्ती बरतने के लिए कह रही है और दिल्ली पुलिस को भी सख्ती बरतने के लिए कहा जाएगा, मगर देखना है क्या सख्ती बरती जाएगी या फिर कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ती रहेगी। क्योंकि अभी तक की जो कोरोना के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं घटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिला था लगभग 27,000 28,000 के आंकड़े आ रहे थे, मगर अब वो लगभग घटना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 17,000 के करीब आंकड़े आ चुके हैं दिल्ली के अंदर। मगर दिल्ली सरकार वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं जोर पकड़ती नजर आ रही है और लगातार जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण जरूर दिया जा रहा है। मगर केंद्र सरकार से फिर अपील की गई है, केंद्र सरकार उन बच्चों के लिए भी टीकाकरण मुहैया कराए ताकि दिल्ली के तमाम बच्चों को, तमाम लोगों को टीकाकरण दिया जा सके। मगर कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी वो भी कहीं ना कहीं अब सुधरती नजर आ रही है। मगर लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं था और कहीं ना कहीं उसको वजह से कहीं ना कहीं जनता को दिक्कतें आई थी। मगर देखना होगा कि ये तालमेल कितने जल्दी बन सकता है और जनता को कितनी राहत दी जा सकती है। इसी तरीके की अगर उपलब्धि दिल्ली सरकार हासिल करती रही और कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचते रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें कम होंगी। मगर कोरोना की चेन तोड़ना बहुत जरूरी है और इसीलिए दिल्ली सरकार ने खुद जनता से अपील की है कि इस लॉकडाउन में सख्ती का पालन जरूर किया जाएगा और आप लोग अपने अपने घरों में रहें। अगर किसी को इमरजेंसी सेवा में बाहर निकलना है तो वो ई पास का सहारा ले। देखना होगा क्या लोग घरों के अंदर कितने रुकते हैं और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार का कितना सहयोग देते हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। तो वहीं कुछ ऐसे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे जो कि दिन भर मजदूरी करते थे और रात को अपना पेट पालने के लिए वह भोजन का इंतजाम करते थे। लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने के कारण मजदूरों का
काम भी छिन गया, जिनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। हम लोग है ना संपूर्ण लॉकडाउन स्टेज पे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे लोगों को है ना कठिनाई हो रही होगी। स्पेशली वो लोग हैं मतलब है ना गरीब बस्ती पे हैं, उन्हीं लोगों को है ना परेशानी होती है। अभी बहुत सारे सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। जस्ट एक दिन पहले ही ना विंध्य व्यापारी संघ का उन लोगों ने ना शुरू किया है। आज ना युवा एकता परिषद है, हमारी ना पूरी टीम है, मतलब उन्होंने भी है ना आज डेली, कल भी उन्होंने किया है, आज भी इस प्रकार का है ना गरीब बस्ती में आके ड्राई राशन, वेजिटेबल, सब्जी वगैरह है ना बांटने का ना काम कर रहे हैं। मैं उस पूरी टीम को तहे दिल से ना प्रशासन की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इसको निगरानी भी रखेगा और उनको और कोऑर्डिनेट करेगा, सो दैट हम पूरा रीवा शहर का इवन अदर ना ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं उन तक है ना कैसे पहुँचे। ऐसे सामाजिक संगठन और है ना आगे आए। मैं अपील भी करता हूँ कि हमारे पास है ना कांटेक्ट करे, कोई भी व्यक्ति है ना कोई भी चीज़ें देना चाहता है तो डेफिनेटली हम उन तक है ना पहुँचाएंगे। उसके साथ साथ राज्य शासन ने भी इस बार रेशन का है ना 3 महीने तक है ना रेशन है ना एक साथ दे दिया है। उसके साथ साथ कल एक और है ना नया डायरेक्शन आया है कि कोई व्यक्ति को कादियान पर्ची नहीं है, वो जस्ट अपना एक है ना स्वयं प्रमाण पत्र दे दे कि मैं 24 प्रकार का श्रेणी का है ना लोग हैं, वो अपना है ना राशन का है ना मैं भी श्रेणी में आता हूँ, वो स्वयं प्रमाण पत्र के आधार पर हम लोग है ना उनका नाम जोड़ करके उनको है ना हम लोग कादियान वितरण राशन दुकान के माध्यम से कर सकते हैं। और उसके 3 महीने के अंतर्गत है ना उस कैटेगरी का व्यक्ति है अपना है ना पूरा प्रूफ देकर, आधार नंबर वगैरह दे करके उसका निरंतर भी है ना कादियान बांटने के कर सकते हैं। हमारी पूरी रीवा जिले का जनसंख्या है 27 लाख है, उसमें ऑलरेडी हम लोग है ना 17 लाख लोगों का है ना कादियान दे रहे हैं। तो वहीं संपूर्ण लॉकडाउन होने के कारण बीते कुछ दिन पूर्व रीवा जिले से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रिक्शा चालक यह बोल रहा था कि वह अपने परिवार सहित 2 दिनों से भूखा है और वह 2 दिन से कुछ नहीं खाया। खाने के लिए वह मीडिया के माध्यम से गुहार लगा रहा था कि उसकी मदद की जाए। वहीं अब रीवा जिले में कुछ सामाजिक संगठन और कुछ समाज से भी आगे आए हैं, जो कि गरीब बस्तियों में जाकर भोजन का वितरण कर रहे हैं, खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं, जिसको देखते हुए आज युवा एकता परिषद के द्वारा बस्तियों में जाकर खाद्यान्न वितरण किया गया, जिसमें दाल, चावल, आटा, नमक, साबुन जैसी कई सारी चीजें थी। वहीं गरीब परिवारों को यह 1 हफ्ते का राशन दिया जा रहा है। इस मौके पर रीवा कलेक्टर भी उपस्थित थे। रीवा कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 3 महीने का खाद्यान्न जारी कर दिया गया है, जिसमें बीपीएल कार्ड धारकों को यह 3 महीने का खाद्यान्न दिया जाएगा। रीवा जिले में 27 लाख, लगभग 27 लाख की जनसंख्या है, जिसमें लगभग 17 लाख के आसपास बीपीएल में हैं और उन्हें गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं रीवा कलेक्टर के द्वारा बोला गया कि जो ऐसे गरीब हैं जिनका कार्ड भी नहीं बना है और वह खाद्यान्न नहीं पा रहे हैं, तो वह अपने सरपंच, सचिव से संपर्क करके या वार्ड अध्यक्ष से संपर्क करके वह भी राशन की दुकान में जाकर खाद्यान्न ले सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश शासन को और प्रशासन को यह ध्यान देना चाहिए कि इस समय पे संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है, लेकिन बहुत से आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में परिवार हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने के कारण उनके रोजी रोटी पर संकट आ गया है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा।
ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के सोमवार को बैठक करेगी। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल CPP की बैठक में इस बैठक को आयोजित करने की घोषणा की थी। CPP के बैठक में सोनिया गांधी ने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि इस हार से सबक लेने की जरूरत है। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम सभी राज्यों में हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और मैं यह कह सकती हूं कि यह अप्रत्याशित है। चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए जल्द CWC की बैठक होगी, लेकिन यह कहना होगा कि एक पार्टी के तौर पर सामूहिक रूप से हमें पूरी विनम्रता और ईमानदारी के साथ इस झटके से उचित सीख लेना होगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, जिसको देखते हुए पार्टी में हलचल मची हुई है। कैमरामैन बलविंदर के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अपने जिले में लॉकडाउन लगाने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अगर हम कोरोना वैक्सीन को लेकर के बात करें तो कल से 18 वर्ष के ऊपर वाले आयु को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। सभी स्वास्थ्य महकमे में तैयारी पूरी कर ली गई है। अब देखने वाली बात होती है कि लॉकडाउन के तहत जो कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है, अब कितनी कमियां आएंगी। अगर हम बात करें चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, वहां से लोगों का पलायन भी काफी तेजी से जारी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए कहा है कि जो लोग बाहर से आए उनका थर्मल स्कैनिंग कर कोविड-19 की जाँच की जाए और सहायिका और आंगनबाड़ी लेखा जोखा तैयार करें। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, ANB न्यूज चैनल। आपको बता दें कि जनपद जालौन में हत्या जैसे जघन्य अपराधों का गिराव बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उरई कोतवाली पर आरोप लगे थे, अब उरई कोतवाली के अंतर्गत आने वाली मंडी चौकी पर आरोप लगे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मंडी चौकी इंचार्ज ने युवक को प्रताड़ित किया, जिस कारण उसने फांसी लगा ली। तो वहीं परिजन इसकी शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर पुलिस अधिकारियों ने शिकायत को सुनते हुए गंभीरता से लिया और इसकी जांच में जुट गई। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह व CO सिटी संतोष कुमार मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ करते समय तू मैं होने लगी। तो वहां पर खड़े पत्रकार वीडियो बना रहे थे, जिसको CO सिटी संतोष कुमार देखते हुए भड़के और उन्होंने पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखने की बात कही। वहीं मोबाइल छीनकर सारे वीडियो डिलीट भी कर दिए गए। जहां पुलिस अधीक्षक एक और क्राइम फ्री जालौन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं। उसको ना झूठा आरोप में फंसाया गया कट्टाबाजी में। हम कहते हैं उसका सबूत लाओ हमारे सामने कि फंसाया है या लिए हैं। और उसको पुलिस ने मारा, मारने के बाद वो घर आया, घर आके उसने फांसी लगा ली। उसको बहुत बुरी कहाँ के थे? मंडी चौकी। अच्छा, चलिए फिर उसके बाद आपने शिकायत करी? फिर हमने उसके बाद शिकायत किया कि हमने फोन लगाया तो वो लोग आए और ले उनको अपनी गाड़ी में भैया को फांसी लगा ली थी। तो कहने लगे जिंदा है, अस्पताल आओ। तो हम उन लोगों के सीधे आए घर में। अच्छा, आज कहाँ है? हम लोग थे नहीं और वो आया तो कोतवाली से पिट के वो लोग ले गए थे। आज कहाँ? तो क्षेत्राधिकारी CO सिटी द्वारा की जा रही है और ये
जो घटना है उसकी तस्दीक के लिए जो है ये जो हॉस्पिटल वाली घटना हुई उसके लिए भी डीएम साहब ने एक कमेटी बना दी है, उसकी भी जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया प्रक्रिया और वो उसका अवलोकन किया जा रहा है। जो भी सत्य होगा जो साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे। ठीक। ANB न्यूज मयंक राजपूत जालौन। कोरोना महामारी से जहां एक ओर पूरा देश जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर इसकी आड़ में लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। वहीं इसका उदाहरण झांसी में देखने को मिला, जहां इंजेक्शन और दवाइयों की कालाबाजारी करते हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये लोग इंजेक्शनों को 40-40 हज़ार रुपये में बेच रहे थे। आपको बता दें कि झांसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी होने की लगातार पुलिस को शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रोहन पी कने के निर्देशन में पुलिस ऐसे लोगों की तलाश में लगी हुई थी जो इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। इसी दौरान प्रेमनगर थाना पुलिस ने डगरिया रोड से 3 संदिग्ध युवकों को 2 पहिया वाहन समेत गिरफ्तार किया, जिनकी तलाशी के दौरान उनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। तीनों को थाने लाया गया, जब पूछताछ में उन्होंने इंजेक्शनों की कालाबाजारी करना स्वीकारा है। वहीं पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीनों युवकों में आवेश नाम के व्यक्ति के मौसा को कोरोना हो गया था, जिसके इलाज के दौरान डॉक्टरों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने के लिए कहा गया था, जिस पर उसने 8 रेमडेसिविर इंजेक्शनों की व्यवस्था की, जिसमें 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन उसके मौसा को लगा दिए गए थे। इसके बाद भी इलाज के दौरान उसके मौसा की मौत हो गई। मौसा की मौत के बाद उसके पास 5 इंजेक्शन शेष बचे गए थे। उन 5 इंजेक्शनों को बेचने के लिए ओवेश ने अपने मित्रों के साथ मिलकर 3 इंजेक्शनों को 40-40 हज़ार रुपये के बेच दिए, जबकि 2 इंजेक्शन अभी भी बचे थे। बचे हुए इंजेक्शनों को बेचने की फिराक में वे लगातार बने हुए थे। इससे पहले वे अपने मकसद में कामयाब होते पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए तीनों युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। वैक्सीन और जो इंजेक्शन है लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर जीवन रक्षक औषधि है, उसकी कालाबाजारी की जा रही है और कुछ व्यक्तियों द्वारा नकली इंजेक्शंस को असली बताकर उसको बेचा जा रहा है, ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है और आर्थिक लाभ कमाया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय, पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार झांसी जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में भी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, उनके कब्जे से इंजेक्शन बरामद हुए थे। इसी क्रम में थाना प्रेमनगर और जनपद की पुलिस की टीम ने 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को पकड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति जो बिक्री करता था उसने 8 इंजेक्शन बिक्री खरीदने का अपराध कबूल किया है। इनको चालान करके इनको जेल भेजा जा रहा है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके संबंध में विवेचना की जा रही है और यदि उसमें कोई भी हॉस्पिटल संचालक या कोई स्टोर संचालक या अन्य कोई दलाल टाइप का व्यक्ति प्रकाश में आता है, उसकी भी गिरफ्तारी करके गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज झांसी। अमेठी में धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की एक घिनौनी करतूत का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश एक तरह से लड़ रहा है, जूझ रहा है और सरकार इसके लिए जो भी संसाधन, जो भी इसकी सहायता के लिए जो दवाइयां हैं वो मुहैया करवा रही हैं। ऐसे में अमेठी जनपद में एक CMS, अमेठी जिला के CMS हैं डॉक्टर गिरी, जिनके द्वारा एक रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन जो है, जो कोरोना की एक
संजीवनी कहा जाता है, उसका जो है एक वीडियो वायरल हुआ कि उनके द्वारा 5,000 रुपये में एक आदमी को बेचा जा रहा है और उसका रुपए गिनते और इंजेक्शन को देते हुए का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर जो है संज्ञान लेते हुए अमेठी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे जी ने इस पर संज्ञान लिया और तत्काल 2 डॉक्टरों की टीम उन्होंने गठित की कि इसकी पूरी तरीके से जांच की जाए और जो भी तथ्य इसकी जांच में आएगा उसके हिसाब से बाद में इनकी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ऐसी जो महामारी आई है, इसमें जो आपदा को अवसर में बदलने का ये लोग काम कर रहे हैं, जो कि एक भगवान का रूप होता है डॉक्टर, जिसके द्वारा ऐसी घिनौनी करतूत सामने आई है, कहीं ना कहीं मानवता को संसार कर देने वाला वाकया है। इस पर तत्काल प्रशासन को संज्ञान लेते हुए कठिन से कठिन जो भी कठोरतम इसका जो कार्रवाई करनी चाहिए वो होना चाहिए, जिससे कि आम जनमानस में इसके लिए एक साधारण और एक अच्छा जो है इसका प्रभाव पड़े। कल वो वीडियो प्रचारित हुआ था, उस वीडियो को देखने के बाद जो है तत्काल जो है हमने जो है एक डॉक्टर राम प्यारे और डॉक्टर नवीन मिश्रा की जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और वो जांच समिति अपनी जो है मेरे ख्याल से 1-2 दिन में रिपोर्ट दे देगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। करके काफी भय है, इसलिए मरीज जो है ज्यादातर परेशान रहते हैं, लेकिन जो है प्रोटोकॉल के प्रदेश सरकार ने एक प्रोटोकॉल तय कर रखा है, उसी प्रोटोकॉल के तहत सभी मरीजों को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है और प्रदेश सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन भी किसको लगाया जाएगा किसको नहीं लगाया जाएगा इसका एक प्रोटोकॉल बनाया है। वो प्रोटोकॉल आप सबको भी मालूम है, आप लोगों के ग्रुप पर भी पड़ा हुआ है, उसी तहत जो है लोगों को इंजेक्शन रेमडेसिविर भी दिया जाता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज अमेठी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। अपने नेड़ले सरकारी ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।